और उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र वहां भी चल रहा है, ना वहां विधानसभा चलने दे रहे हैं। वही इनका सेट पैटर्न, हाथों में तख्तियां, पोस्टर्स, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। किसकी गद्दी पर आना चाहते हैं, योगी की कि मोदी की? मोदी को पिछले 3 चुनावों से नहीं हरा पा रहे, 2 चुनावों से योगी को नहीं हरा पा रहे, जिनकी जेब से 1 रुपया नहीं निकला, चाहे वो राम मंदिर निर्माण में दान देने की बात हो या फिर अब चढ़ावे की बात हो। वही तो आज विधानसभा में स्पीकर साहब ने कहा, आज से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। वही कहा योगी आदित्यनाथ ने कि आप देखिए कौन लोगों को गुमराह कर रहा है। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया। दूसरा पक्ष वो है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, चाहे संसद हो या विधानसभा, ये विपक्ष के नेता ना तो संसद चलने दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र वहां भी चल रहा है, ना वहां विधानसभा चलने दे रहे हैं। वही इनका सेट पैटर्न, हाथों में तख्तियां, पोस्टर्स, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। किसकी गद्दी छुड़वाना चाहते हैं भाई साहब? किसकी गद्दी पर आना चाहते हैं, योगी की कि मोदी की? मोदी को पिछले 3 चुनावों से नहीं हरा पा रहे, 2 चुनावों से योगी को नहीं हरा पा रहे, यह तीसरा चुनाव है योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों 2027 का विधानसभा चुनाव, और बाबा क्यों कहते हैं कि 27 छोड़िए 47 तक नहीं आ पाओगे? यही कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य और यही कहते हैं ब्रजेश पाठक, यही कहती है बीजेपी की टॉप लीडरशिप। वो लोग जो केवल इसलिए सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं कि ये बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं, गुटबाजी है, लखनऊ दिल्ली का गुट अलग अलग है। बाबा ने आज फिर इनकी बुद्धि ठीक कर दी है। दर्शकों हमने आपको पहले दिन यह बताया था जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गया कि अब देखिए इसमें सरकार के हाथ में कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि ट्रस्ट ने कहा सरकार से कि भाई कुछ अनियमितताएं हमारे सामने आ रही हैं और हम चाहते हैं कि एक एसआईटी की जांच हो जाए। बाबा ने तुरंत एसआईटी की जांच बिठा दी। जैसे ही जो पहली यानी अंतरिम जांच रिपोर्ट वो योगी सरकार के पास में आई, तुरंत कार्रवाई भी शुरू हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि 6 ऐसे राम मंदिर वहां परिसर में काम करने वाले वो कर्मी थे जिनके खिलाफ में पुख्ता सबूत थे। वो ट्रांजैक्शन के लेन देन उनके खिलाफ वो साफ साफ दिखाई देता था। 2 उनमें ऐसे थे जो उनको मदद पहुंचा रहे थे, यानी 6 आरोपी ऐसे जो खुलेआम सबको दिखाई दे रहा था, 2 आरोपी ऐसे जो उनको मदद पहुंचा रहे थे, 8 आरोपी जेल में हैं, सड़ रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का पुनर्गठन होना चाहिए, आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। बाबा ने कहा ओके। अब आईपीएस अधिकारी की निगरानी में जांच चल रही है। आज भी बताया जा रहा है कि अयोध्या पहुंची है एसआईटी, जांच कर रही है। सरकार के हाथ का कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हो रहा है। और जब संसद की शुरुआत होती है या विधानसभा सत्र की शुरुआत होती है, किसी भी सत्र की दर्शकों, तो ऑल पार्टी मीटिंग वो एक तरीके से होती है। जो सारे दल हैं उनके नेता वहां पहुंचते हैं, बातचीत होती है, यह तय होता है कि किन मुद्दों पर बातचीत होनी है। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका यही काम होता है, बहस कराना। मुद्दा आप बताइए और उसके बाद में जवाब हम देंगे। आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। वो चाहे लोकसभा के स्पीकर हों, वो चाहे विधानसभा के हों, उनके पास में अथॉरिटी है, एक नियम है, उस नियम के तहत वो चर्चा करवाएंगे। लेकिन इनको चर्चा नहीं करनी है। सरकार आज अनुपूरक बजट पेश कर रही थी इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। ये वहां हाहुल्ला कर रहे थे, कई बार खड़े होकर के इनको टोकना पड़ा। विधानसभा के स्पीकर महाना साहब इनको कई बार रोक रहे थे
लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके तो दिमाग में बात फीड कर रखी है। अखिलेश भैया ने वहां ठेकेदारी ली हुई है दिल्ली में, वहां डिंपल भाभी हैं और धर्मेंद्र प्रधान, और ये माफ कीजिएगा धर्मेंद्र यादव, जो पहले धर्मेंद्र प्रधान का वहां पर ये इस्तीफा मांग रहे थे, सब लोग मिलकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। अब क्या बचा कि जी अब चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है, जो ड्रामेबाजी पहले आपने वहां पप्पू यादव से करवाई, पूरे सनातन को अपमानित किया, और जब कोई कार्रवाई होती है तो फिर ये कहते हैं अरे देखिए सेलेक्टिव अप्रोच है। सेलेक्टिव अप्रोच किस लिए है? वही तो आज बाबा ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एसआईटी अपना काम कर रही है तो फिर आपके पेट में दर्द किस लिए है? सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। पर सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया। अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। क्योंकि सदन की चर्चा से भागना है, और ये तो हमने देखा है। ये जब जब बोलते हैं, पहले अखिलेश यादव जी बोलते थे, अब माता प्रसाद पांडे जी बोलते हैं, और जब बाबा का बोलने का नंबर आता है तो फिर ये वहां से भाग निकलते हैं। जो बैठे रहते हैं तो फिर जैसे इनके मुंह में फेविकोल जम गया हो, ये कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि जो तथ्यात्मक रूप से बोलता है वही आज योगी जी ने फिर कहा। क्योंकि भाई आप सवाल पूछोगे, आपको सवाल पूछने का अधिकार है, हम जवाब देंगे, ये इस प्रदेश की जनता ने तय किया है। लेकिन आपका जो आचरण है, ये दोहरा मापदंड है, ये हर कोई देख रहा है। आज योगी ने फिर कहा कि कौन सवाल उठा रहा है, ये वही लोग हैं, इनका एक पक्ष ये कहता था राम कभी हुए ही नहीं, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए वहां उच्चतम न्यायालय में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, सड़क से लेकर के कोर्ट तक ये केवल विरोध करते रहे। जो कहते हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया। दूसरा पक्ष वो है जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जो जय श्री राम का नारा वहां बोलने से उनके ऊपर लठ बरसाते थे। आज इनको आस्था की याद आ रही है, जिनकी जेब से 1 रुपया नहीं निकला, चाहे वो राम मंदिर निर्माण में दान देने की बात हो या फिर अब चढ़ावे की बात हो। वही तो आज विधानसभा में स्पीकर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मुझे एक पर्ची ला करके दिखाइए कि आपने कितना दान किया है, दिखाइए। नहीं है इनके पास में। वही कहा योगी आदित्यनाथ ने कि आप देखिए कौन लोगों को गुमराह कर रहा है। सुनिए क्या कहा बाबा ने। आज ये आस्था की बात करते हैं, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ यही नहीं थमते हैं। योगी कह रहे हैं कि ये सवाल उठाने वाले लोग ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना के रखा था। आज उत्तर प्रदेश वो देश की टॉप 3 जो इकोनॉमी वाले राज्य हैं उनमें है, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आपके समय 7वें 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। आज 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। आप सुझाव दीजिए, हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने जो वो कृत्य किया, वहां पूरे सनातन को आपने बदनाम करने का प्रयास किया। और कौन लोग शामिल थे?
ये समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के वहां सांसद दिखाई दे रहे थे, इनके जो साथी हैं वो वहां पर दिखाई दे रहे थे। और जब अब पता है कि इनको कार्रवाई होगी, ये अब भी मानने को तैयार नहीं है। लगातार वहां ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन इनकी नौटंकी को हर कोई देख रहा है। यही कहा योगी आदित्यनाथ ने, ये जो आपने किया है संसद परिसर में, वो पूरे देश के लिए, सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए शर्मसार कर देने वाला है, झकझोर देने वाला है। सुनिए। उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। दर्शकों, बड़ा सवाल यही है कि इनके पास में आखिर बचा क्या है। ये इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को ये लोग क्या बताएंगे। हमारे समय में एक जनपद एक माफिया हुआ करता था, वो माफिया हर जिले में एक समानांतर सरकार चला रहा होता था। क्या बताएंगे, इनके पास क्या है बताने के लिए। आज जब माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है, कोई जहन्नुम में है तो कोई जेल में है। जो जेल में है उनको डर सता रहा है कि पता नहीं कब वो भी जहन्नुम चले जाएं। बीच में बाहर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब फिर जेल में हैं। आप समझिए ये इतना आसान नहीं था। वो माफिया की कमर तोड़ना, इस पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ना, ये इनका जो पैसा कमाने का माध्यम था। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा था तो करके दिखा दिया। इनको आज चिढ़ होती है इस बात की। और ये क्योंकि चुनाव से पहले का साल है, भाई सरकार अपनी तैयारी कर रही है। कल जो बिहार के बांकीपुर में हुआ, वो आंखें खोल देने वाला है। ये पता चल गया कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर चुनाव नहीं जीता जाएगा। और इस पर जब सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, मुझे पता था ये लोग वही जवाब देंगे। अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि भाई साहब आप ये बताइए, आप तो कहते हैं कि ईवीएम में जुगाड़ है, चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, बीजेपी कैसे जीत गई। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि पहली बार मतलब ये बीजेपी ने वहां पर निष्पक्ष चुनाव करवाया है, वहां पर चीटिंग नहीं करी, इसलिए हम वहां पर जीत गए। या जो भी जीते हैं, बीजेपी नहीं जीती, उनकी हार का यही कारण है। सुनिए अखिलेश भैया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। एक दिन पहले जो चाचा रामगोपाल यादव कह रहे थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जी पप्पू यादव ने जो वहां पर नौटंकी की है, ड्रामेबाजी की है, उसके बाद में उनके ऊपर किसी ने जूता फेंक के मार दिया, आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तो चाचा रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो पप्पू यादव ने किया वो तो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने चोरी की वो कोई साधु संत तो नहीं थे, कोई महंत तो नहीं थे, चोरी करने वाले जेल में हैं, तो इसलिए पप्पू यादव को वहां भगवा वस्त्र के कपड़े पहन करके वो ड्रामेबाजी नौटंकी नहीं करनी चाहिए थी। ये कौन कह रहा है, ये चाचा कह रहे हैं। चाचा को भी सुनिए। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में, उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का, संतों का अपमान है ये। देखिए वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। एक तरफ अखिलेश यादव हों, डिंपल यादव हों, वो अपने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट लगाते हैं, ये कहते हैं देखिए पूरा विपक्ष एकजुट है, जो चढ़ावा चोरी हुई है ये हमारी ताकत है, हम उनसे जवाब मांगेंगे। अरे आपको जवाब चाहिए, आप सदन में चर्चा कीजिए चर्चा। ये तख्ती लेकर के जा रहे हैं, हाय हुल्ला काट रहे हैं, वहां एक गिरोह बना करके खड़े हो जाते हैं, अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं। सरकार वहां बजट पेश कर रही है, ये वहां हल्ला काट रहे हैं। वहां हल्ला काटने से काम नहीं होगा। देश की जनता देख रही है आपको, प्रदेश की जनता आपको देख रही है। सदन नहीं चलने देंगे,
इनको लग रहा था कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो कैसे उनको बोलने देंगे, भाई साहब हल्ला करेंगे, नहीं बोलने देंगे। बाबा ने कहा नहीं बोलने दोगे तो फिर ठीक है, आइए चलिए। बुलाया पत्रकारों को, पत्रकारों से वार्ता करेंगे, बुला लिया। वहीं विधानसभा के बाहर उसी परिसर में बुला करके बात करी। इनका जो चेहरा था पूरी दुनिया के सामने उसको एक्सपोज कर दिया। अब क्या करेंगे, कैसे रोक लोगे भाई? ये ड्रामेबाजी करने से, नोटंकी करने से आपको लगता है कि आपकी छवि वहां मजबूत हो रही है। आप गलतफहमी में हैं, गलतफहमी में हैं आप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे कि जो बीजेपी को वोट करने वाले लोग हैं वो आपको वोट करने लगेंगे। ये अगर सोच रहे हो तो अपने आप में बेईमानी है। दर्शकों देखिए, नीति और नीयत ये दोनों अलग चीजें हैं। वोटर वो सरकार की नीति पर भरोसा करता है या तो नहीं करता है, या फिर वो जो मुखिया होगा उस सरकार का उसकी नीयत पर भरोसा करेगा या फिर नहीं करेगा। दोनों में से एक ही बात होगी। और जितने भी लोग हैं हर कोई इसी बात को कह रहा है कि भैया इसमें योगी का क्या कसूर है, तो उनके खिलाफ क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? वो कौन है वोट चोर और कौन है अब चढ़ावा चोर? पहले कहते थे वोट चोर गद्दी छोड़, अब कहते हैं चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी का जो मामला था सामने आ गया, पता चल गया। और अब गद्दी जिसकी चाहिए भैया, जिसको कह रहे हो कि चढ़ावा वो चोर है, वो को नाम तो लीजिए किसी का। योगी ने कहा था अनर्गल बातें ना करें, अगर आपके पास में सबूत हैं जाकर के दिखाएं। एसआईटी जांच कर रही है, उनको दीजिए सबूत, उनका काम आसान हो जाएगा। कोई पहुंचा क्या? जो पहुंचे थे वो मीडिया के सामने आकर के अब कितने बयान दे रहे हैं? अगर इतनी उनमें सच्चाई होती, अड़ जाते, भिड़ जाते, कहते अरे देखिए हमारी रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। ये वो लोग हैं जो केवल आपको गुमराह करेंगे, भ्रमित करेंगे, इनके पास में बाकी और कुछ नहीं है। दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।